अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई क्या है कि मेरे जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, दोस्त, रिश्तेदार हैं, कोई जेल भरो तहरीक को, जेल भरो तहरीक को, देखो भलो भी हो गई वो, जेल भरो तहरीक को सीरियस ही नहीं ले रहा। व्हाट डू यू मीन? आपको पता है कि आज 200 लोग जो हैं वो वॉलंटियर उन्होंने किया है और वो पहुंचेंगे और वो क़यादत करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब उसकी। जी बिल्कुल, और लाहौर से आपको पता है ये मुहिम स्टार्ट हो रहा है और इस सारे की हमने आपको डिटेल वो जो 200 में से कुछ लोग हैं ना वो मंजर आम पर भी आ गए हैं। अब्दुल्ला, हाउ कैन यू फॉरगेट? दिखाएं साथ में। ओके दिखाएं। ये 200 में से कुछ लोग हैं, इन्होंने जंजीरें ऑलरेडी पहन ली हैं ताकि पुलिस को ये तरद्दुद ना करना पड़े, आइडेंटिफाई करें और ये तरद्दुद ना करना पड़े कि किसी को हथकड़ी भी पहनानी है। वैसे तो नहीं पहनाएंगे। अच्छा, देखिए इन लोगों का कहना है कि वी आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स और जब हमने वॉलंटियर मांगे तो कोई 2000 बंदा जो था वो वॉलंटियर उन्होंने कर दिया, लेकिन हमें सिर्फ 200 की ही जरूरत है। तो आज से ये मुहिम स्टार्ट होगी जो कि लाहौर से शुरू होगी और उसके बाद फिर दीगर और शहरों में। मतलब शाह साहब का ये कहना है कि वो अगर लाहौर में उन्हें किसी ने ना पकड़ा वो जिद करेंगे वहां पे। नहीं, बाय द वे टॉप ब्रास जो है वो अपनी कोई गिरफ्तारियां अभी शाह साहब देंगे ना आज इन 200 लोगों के साथ। शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो देंगे। वो कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे जिद करेंगे मुझे गिरफ्तार करो और उसके बाद अगर उन्हें किसी ने लाहौर में ना पकड़ा तो वो मुल्तान चले जाएंगे हुआ और वो वहाँ कोशिश करेंगे और वहाँ पे सर्टनली उनका शहर है, वहाँ उनके कनेक्शंस भी होंगे। ये उम्मीद और दुआ इधर ही कबूल हो जाएगी। अच्छा, ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी ये भी एक अहम सवाल है। ये हम लाहौर में जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारा वेट कर रहे हैं। लेकिन वो जो हमारा एक सवाल था ना कि इनको किस बिना पे इनको जेल में डाला जाएगा, क्यों उठाएंगे, तो वो ऑलरेडी लाहौर के कुछ एरियाज में 144 जो है वो लग गई है। तो ऑब्वियसली जब वो वहां खिलाफ वर्जी करेंगे, जी खिलाफ वर्जी करेंगे तो बड़ा कन्वीनियंट एक सीन जो है। अच्छा, लेकिन कल जो है ना एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है। आपको पता है कि चोर, डाकू एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ ये हम कर लेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर की जीत पे आपने कोई बात ही नहीं की। मतलब कैसे हो सकता है? प्लीज वापस आ जाए, ये सब कुछ हटा दें, इसलिए बिकॉज ये तो हम करते ही रहेंगे ना पूरे शो में और हम करते क्या है। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल विन ऑफ लाहौर कलंदर। बड़े मार्जिन से जीत, बहुत बड़े मार्जिन से, बड़ी ईज से, जिसको कहते हैं, एंड द कैप्टनसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, 3 विकेटें। बाय द वे एक जंप मारी एक कैच करने के लिए और मुझे दोबारा से एकदम से मेरा ना दिल थोड़ा सा उछल गया कि भाई भैया तू ना जंपे मार, बिकॉज एवरी टाइम ही डज समथिंग लाइक दैट आपको पता है फिर उनको कोई इंजरी टाइप हो जाती होती है। बट कल इट वाज अ फिनोमिनल प्ले। आई एम श्योर कि इनके रन रेट पे जो रैंकिंग होती है उसमें भी बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी ये जीत और हम ताज़ा रैंकिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर। और मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्वेटा के लिए। वैसे ही सरफराज के साथ ना मेरी जरा हमदर्दियां रहती हैं। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ऑब्वियसली देखिए टीमें सारी हमारी हैं और जो जीत रहा हो उसके लिए खुशी, जो ना जीत रहा हो उसके लिए गम भी हो ही जाता है। लेकिन जो डीजे ब्रावो का गाना आया उसकी पेनल्टी बनती थी कल के मैच को। वो समझ का मैच उसके नाम हो गया क्योंकि वो गाना आपको पता ही है, दोबारा नहीं हम कहेंगे, लेकिन कल हमने सुना था और हाउ वी फील अबाउट उसमें किसी ने पैसे भी लगाए और जाया भी किए, मतलब लगाए सॉरी वीडियो बनाने पे भी। किसी ना किसी को तो शायद पसंद आई गया हो, एटलीस्ट जो बना रहा होगा उसको तो अच्छा लगता ही होगा ना। बट एनीवे, सो दिस वी वांटेड टू मेंशन इट वाज अ ब्यूटीफुल मैच टू वॉच और लाहौर जीता तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा जी, अभी कमिंग बैक टू एक्टिविटीज इन लाहौर, एंड आपको पता ही है पंजाब के सबसे बड़े डाकू ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वजीर आला बने पहले, बल्कि अब शाह महमूद कुरैशी के साथ जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, मोनस इलाही एटसेट्रा इलाही, छोटे इलाहीज और परवेज इलाही, ये तमाम लोग इमरान खान के। ये डाकू वाली पार्ट पे मुझे डिस्क्लेमर देना, ये हमने नहीं कहा था, ये इमरान खान साहब ने कहा था ना। हाँ, दिस इज नॉट अ टर्म दैट वैसे मेरी बात सुने, सबको पता ही है, जुबान ज़द-ए-आम है अपनी मामला, अब क्या एक्सप्लेन करें आपको। लेकिन ये तमाम लोग इमरान खान साहब के साथ हरावल दस्ते में मौजूद होंगे और डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ जंग करेंगे। ये सारे लोग एक ही खानदान के, 2 खानदानों की बात कर दी मैंने पहले। बट स्टिल यस। सो चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई में सदर का ओहदा दे दिया गया है। उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो अपना नया सियासी सफर। क्या डेवलपमेंट हुई और किसने ऐलान किया, और जिसने ऐलान किया
तो बहुत ही वैसे एम्बैरेसिंग बात थी उनके बारे में, जो वो टेलीफोन लाइनों पे कहते थे और पता नहीं क्या क्या, बॉडी शेमिंग भी कर रहे थे, आपको पता है ना उनकी। लेकिन अब पुरानी बातें आप छोड़ देना, कितनी 2 हफ्ते पुरानी है। इन्होंने जब सुलह कर लिया तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। ऑफ कोर्स ये सारी बातें दे स्टे जो आप कह रहे हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि जी जल्द से जुलूस, धरने, लॉन्ग मार्च और असेंबलियों की तहलील के बाद इमरान खान आज से, जैसे कि हमने आपको बताया है, जेल भरो तहरीक शुरू करने का नया तजुर्बा जो है वो करने जा रहे हैं। और कल भी मुतालबा इलेक्शन जो था वो इलेक्शन का ही था, बिल्कुल बिल्कुल वही था, और आज भी यही है। और तहरीक इंसाफ बड़ी पुर उम्मीद है कि लोग जो है वो जेलें भर देंगे और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। सो दिस इज द एंटायर प्लान। और छोड़ें यार, पीटीआई के सदर बन गए परवेज इलाही, वो जरा गुफ्तगू सुन चलो फिर वही देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसी तरह ये खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फ़ायदा होगा। अच्छा चलें, अब आपने देख लिया, खुश हो गए, हमने देख लिया, दोबारा से दिखा भी दिया आप लोगों को। लेकिन आयरनी, थोड़ी सी आयरनी पे हम बात की ज़रूर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो आपको पता है कि जेल भरने का ऐलान है और हो गया और काफ़ी देर से उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ खान साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों से जमानतें भी ले रहे हैं। इससे ज़्यादा क्लियर कट सिचुएशन क्या हो सकती थी कि आप जाना भी चाहते हैं, आप कह भी रहे हैं, लेकिन फिर अब आप गिरफ्तारी से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। बना के फिर आएंगे ना, वो ऐसे थोड़ी गिरफ्तारी देंगे, वो नहीं चाहते, वो अपनी मर्जी से आना चाहते हैं। इट्स क्या बना इट्स ऑन हिज ओन टर्म्स और इट्स नेवर माय वे और द हाईवे, इट्स माय वे और द हाईवे। लेकिन शाह महमूद भी मेरे टाइप की होनी चाहिए। शाह महमूद और असद उमर साहब जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए आज तैयार हैं और जो इनके रहनुमा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप वक्त नहीं समझती ना, वक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, वक्त आने पे गिरफ्तारी देंगे, यानी टाइमिंग होती है हर चीज की। ओके, हजारों लोगों ने इस वक्त तक रजिस्ट्रेशन करा ली। हमने तय किया कि 200 जाएंगे, लेकिन उन्हें छोड़ने वाले हजारों होंगे। किसी को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन पार्टी तय करेगी कि किस आदमी ने कब, किस कारकुन ने और किस लीडर ने कब गिरफ्तारी देनी। खान साहब भी उसी में शामिल। हमारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, जेल भरो तहरीक से कैसे निपटना है, हुकूमत ने भी तैयारी कर ली है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, टैक्स और बैंक रिकॉर्ड्स चेक होंगे, बदउनवानी या क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है इसी बात को देख के कुछ लोग जो है ना जरा पीछे हट जाएंगे। कम से कम ये जो खास तौर पे टैक्स रिकॉर्ड वाली बात है ना, उस पे तो मतलब पता नहीं अब ये 200 में से कितने रहेंगे, शायद 50 लेकिन वजीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इमरान खान की ये कोशिश भी नाकामी का मुंह देखेगी। पता नहीं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन बना ली है उन्होंने कोई। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। जो अब ये हरकत करने जा रहा है, मकसद इसका सिर्फ ये है कि मुल्क में हर वक्त सियासी अदब इस्तेहकाम रहे और इसका कोई एजेंडा नहीं है कभी जेल भरो, कभी ये करो, कभी वो करो। तो बाकी ये जेलें भरे तो इसका बहुत मौसर जो है वो इलाज होगा और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। अच्छा, ये हमने आपको ज़रूर याद दिलाना है, राना साहब को तो आपने सुन लिया कि किसी शहरी को गैर कानूनी कैद या हिरासत में रखना बजाते खुद जुर्म है बाय द वे, और ये भी कि जेल जाना तफरीह जैसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, ये आपके पूरे रिकॉर्ड पे ना ज़िंदगी के फॉर यंगस्टर्स आउट देयर एक काला एक धब्बा पड़ जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई जेलें कैसे भरेगी और हुकूमत बगैर इल्ज़ामात के गिरफ्तारियां कैसे करेगी। ये हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के लिए भी एक टेस्ट केस ही होगा, पहली बार। अच्छा जी, अब इसी पे बात करते हैं ना फिर। आजम मलिक हमारे साथी हैं हमारे साथ लाहौर से। आजम, अब ज़रा समझाएं हमें कि सिनेरियो क्या बनने वाला है। मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है, क्या वहाँ पे या आके
जलसा जुलूस एहतजाज करेंगे तो गिरफ्तारियां हो गिरफ्तारी तो सकती automatically हैं हो या जाएगी। थानों में जाकर पेश होंगे? व्हाट इज देयर प्लान एग्जैक्टली? जी अब्दुल्ला हुमा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वैसे तो बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। जो मरकज़ी कायदीन हैं PDM के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इंटरव्यूज़ भी आपने सुनवा दिए हैं। लेकिन ज़मान पार्क के अंदर और बाहर की जो सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट है इस लिहाज से। मैं आपको एक बात बताऊँ अब्दुल्ला, जो इनकी मरकज़ी कायदीन हैं, जो सूबाई वज़रा थे, वो इस हक़ में थे ही नहीं कि असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। खैर असम्बली डिज़ोल्व हो गई, उसके बाद यके बाद दिखे जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स थी, उनके ऊपर भी कायदीन बड़ा नाराज़गी का इजहार करते रहे निजी महफलों में कि खान साहब को शायद गलत गाइड किया जा रहा है और वो गलत तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी जेल भरो तहरीक भी है। जेल भरो तहरीक के ऐलान के साथ ही जो कारकुन थे उनको तो अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही है कि हम जेल भरो तहरीक करेंगे क्या, हम किस तरह से गिरफ्तारियाँ देंगे, कहाँ पर जाएंगे। पंजाब हुकूमत महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। गुलबर्ग आपको पता है PSL मैचेस हो रहे हैं कज़ाफ़ी और इसके गिरदनवा में, जबकि माल रोड में अब्दुल्ला आपको ऑलरेडी पता है कि दफ़ा 144 का नफाज हमेशा से ही रहता है। चूँकि ये मेन माल रोड है, यहाँ पर कारोबारी जो हजरात हैं उन्होंने बहुत दफ़ा हाई कोर्ट से ये स्टे भी ले रखा है कि जिस दिन भी यहाँ पर कोई रैली या एहतजाज होता है उस वजह से उनका एक दिन का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। तो 2 रोज़ कबल भी गवर्नमेंट ने ऐसा ही इकदाम किया है। ये लोग जो हैं 200 के करीब जो कारकुन हैं, जिनमें सेंटर वलीद इकबाल हैं, उनके मरकज़ी कायदीन हैं, डॉक्टर मुराद रास हैं, सूबाई वज़ीर हैं, शाहमूद कुरैशी साहब हैं और दीगर जो उनके कायदीन हैं यूथ के, वो लोग आज तकरीबन 12 बजे उनको एक ख़ास किस्म का जो है ना वो लंच ब्रंच करवाया जाएगा जेल रोड ऑफिस में। डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके एजाज़ में खाना देंगी। खाना खाने के बाद वो जो कायदीन यहाँ पर खान साहब से हदायत लेंगे और उसके बाद आजम अपनी जरा वायर ठीक करना प्लीज। हाँ माइक सही करें अपना जरा, थोड़ा सा हम खाने तक हमें आवाज आई है। और खाने का वैसे तो आपसे अभी मेन्यू पूछना था क्या है, लेकिन एनीवे वापस चलते हैं। अब आ रही है आवाज, चलें कंटिन्यू। नहीं अभी नहीं, वो असल में खाने की आवाज के साथ ही जो है ना वो खुद भी मुंह में पानी आ गया। नाश्ते के बगैर यहाँ पर आपको बताने के लिए सारी सूरत। जी देखिए सफदर आवाज चली गई, जरा कुछ चेक करें। हाँ अच्छा जी अब्दुल्ला, अभी आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, हिलाना नहीं, बस माइक नाजुक है हमारी सूरत हाल यहाँ पे। आप बताओ कि क्या बना आगे? खाना देंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उसके बाद हिदायत लेंगी। वो खाने का जैसे ही जिक्र आया तो हमें भी याद आया कि हम भी नाश्ते के बगैर ही ज़मान पार्क के बाहर पहुंचे हैं ना, तो इसलिए वो आवाज़ चली गई। खैर तो यास्मीन राशिद जो है वो खाना खिलाएंगी, जिसके बाद जो कायदीन हैं ये चेयरिंग क्रॉस पहुंचेंगे। देखें इसके ऊपर अब्दुल्ला बड़ा क्लियर स्टांस है निगरान हुकूमत का। निगरान ज़िया मोहसिन नकवी इसके बारे में एक डिटेल असीर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं करेंगे जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, भले ये 5 दिन यहाँ पर बैठे रहें। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई या नक्शे अमन अमान को हाथ में लिया गया या कानून को हाथ में लिया गया तो फिर ही कानून हरकत में आएगा। इस तरह से आप जाकर जितनी देर मर्जी बैठ जाएं वो किसी भी सूरत इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी कि निगरान वज़ीर आला और निगरान हुकूमत पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करके बता चुकी है मीडिया को, लोगों की, कि भाई हम लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया करना। और कौन से थाने जाकर बैठना चाहेंगे या लाहौर के मुख्तलिफ थानों में जाके गिरफ्तारियां देंगे, कुछ इस बारे में क्लैरिटी आई है? या फिर कोई एक्चुअली हंगामा आ रहा है, एहतजाज करें तो अल्टीमेटली शायद पुलिस को एक्शन लेना पड़े? एंड ऑल्सो आजम, अगर 144 लगा हुआ है और अगर वहां एक जमघट्टा बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो गिरफ्तारी तो बन ही जाती है फिर। देखिए हुमा, ऐसा नहीं है, आपको पता है दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब कोर्ट ने तलब किया था इमरान खान साहब को एक रोज़ कबल, तो फिर भी तो दफ़ा 144 का नफाज था। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? असल में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद डरती है पॉलिटिकल पार्टी से। वो समझते हैं कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर यूज़ करेंगे और ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। आपको पता है ये किनाल रोड है, यहाँ पर खेमे लगे हुए हैं। यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर आए तो आपको लगेगा जैसे आप दाता दरबार पहुँच गए हैं। यहाँ पर लोगों ने चढ़ावे चढ़ाए हुए हैं, यहाँ पर नाश्ते चल रहे हैं, हलवा पूड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ते हो रहे हैं, तराने लगे हैं, ऐसे जैसे कोई 65 की वार जो है ना वो शुरू होने वाली है। आप यहाँ पर आकर तो देखें यहाँ पर माहौल क्या बना हुआ था। यहाँ पर तो लोगों का गुजरना महाल हुआ था, यकीन करें। तो गवर्नमेंट जो है, देखिए निगरान गवर्नमेंट इसके बारे में जो निगरान ज़ीर आला हैं वो बड़ा क्लियर स्टांस रखते हैं। खैर उन्होंने हदायत दी हैं DG खान जेल और मियाँ वाली जेल में। ये उसी सूरत में है कि अगर ये लोग कानून को हाथ में लेते
जाते हैं, वहाँ पर हंगामा राई करते हैं, टायर जलाते हैं, किसी गाड़ी को आग लगा देते हैं, या जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट की उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो फिर ही गवर्नमेंट हरकत में आएगी। वहाँ पर पुलिस डिप्यूट कर दी गई है। चलें, लेट्स सी क्या होता है कि वो फिर एहतजाज करते हैं या बस बैठ जाते हैं थाने में। लेकिन ये आजम, आपने जो केनाल रोड के गिर्द खेमे लगे हुए और एक्टिविटी की बात की है ना, ये डीएसएन जी अभी यहाँ पे हम आपसे शुक्रिया करेंगे। आप जरा कैमरामैन से कहिए जरा दूर से फुटेज बनाएं, हम एक्चुअली मंजर देखना चाहते हैं, तो वो हम अपने लिंक के जरिए मंगवा लेंगे यहाँ कराची, देन वी विल शो इट टू आवर ऑडियंसेस। एंड फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस एंड हु आर नॉट फेमिलियर विद लाहौर, तो हम आपको बता दें, अदरवाइज ये बड़ी क्लीन रोड होती है और इर्द गिर्द दरख्त हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो पूरा कनाल और इस मौसम में तो गेंदे के फूल क्या लगे होते हैं किनारे पे। तो अगर वहाँ खेमे और इस किस्म का कर दिया तो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी डिसरप्शन और इट्स आईसोर। वरना वो जगह बड़ी खूबसूरत है और उसको उसी तरह ही रहना चाहिए। एनीवे जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी हमारे साथ हैं। अज़मा साहिबा, पूछना तो हम आपसे यही चाहते हैं कि ये जो आज जेल भरो तहरीक है, तहरीक इंसाफ की, खान साहब की, वो आज से उसका आगाज़ होना है, तो हुकूमत ने इस बार डंडा चलाने का सोचा है या एहतजाज के जमहूरी हक का एहतराम करेंगे? प्लान क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो जब हुकूमत में थे तभी उन्होंने कोई भलाई का काम नहीं किया, और जब से वो हुकूमत से गए हैं तब से भी पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार, फसाद और पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दफ़ा जो उन्होंने जेल भरो तहरीक 4 महीने पहले भी वायरल उसके बारे में सोचा था, शायद उस वक्त कोई जो है वो मुतबरक डेट नहीं थी, सो अब वो डेट आ गई होगी। तो डंडा तो इनको कभी पड़ा नहीं है और इन्होंने अभी डंडे देखे ही नहीं हैं कि डंडे होते क्या हैं और तहरीक जो है वो किस चीज़ का नाम है। एक तो जेल भरो तहरीक जो है वो किसी जुर्म करने से सरजद होगी। ये तो होगा नहीं कि ये आके बैठेंगे और प्यार मोहब्बत से पुलिस वालों को कहेंगे कि जी हमने जेल भरना है, हमें घर ले चलें, ये जो है वो जेल ले चलें। सो ऐसा तो होगा नहीं। तो कोई जो है वो ये जुर्म करेंगे, कोई कानून तोड़ेंगे, तो कानून ज़ाहिर है उसके मुताबिक जो है वो फैसला होगा और उसके ऊपर ज़ाहिर है देखा जाएगा कि इनका कॉन्डक्ट क्या है। और अगर इनको वाकई जेल भरने का शौक होता तो इमरान खान साहब उसको लीड करते। ये वाहिद जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर जो है उसका आगाज़ जो है वो हिफाजती ज़मानत से अदलिया पे और अदालतों पे यलगार के बाद जो है वो कर रहा है। और जो है वो अपने लिए लीडरान जो हैं वो ज़मानतें ले रहे हैं और जो आम वर्कर है उसको कह रहे हैं कि ये जेल भरें। सो देखते हैं जी कि क्या होता है। इसके ऊपर कानून को जो हाथ में लेगा उसके मुताबिक उसी तरह से फैसला होगा। अच्छा अज़मा साहबा, ये फरमाइएगा कि इस मुहिम का मकसद भी वही है जो आपको पता है आईन में मामला दर्ज हैं, यानी इलेक्शन की तारीख। अब आपकी पार्टी को ये लगता है कि सब इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, फिर कौमी असम्बली तोड़ें, सब इलेक्शन इकट्ठे करा लें। क्यों जेल भरो जैसी अमन व अमान खराब करने वाली सूरत हाल का रिस्क ले रहे हैं आप लोग भी? मुल्क को क्या जो है वो बुली करके जो है इमरान खान जैसे फाशिस्ट आदमी जो है उसकी डिक्टेशन पर चलना है? क्या रियासतों को गाली बकने वालों को जो है वो बुली करने वालों के आगे जो है वो दंगा फसाद करने वालों के आगे सरेंडर कर देना चाहिए और जो जो इमरान खान कहे उसी को आइन और कानून समझा जाना चाहिए? अगर ऐसे मुल्क चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर सकता है, कि पाकिस्तान ऐसे चल सकता है। सो पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलना है और काश पाकिस्तान के हालात ऐसे होते कि जो है फौरी तौर पर इलेक्शन हो सकते हो, तो हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे ना, हमें भी शौक है। हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जो है उनका इस वक्त ग्राउंड में आने का मकसद जो है वो इलेक्शन की तैयारी है। वो तो हर जगह पर डिवीजन वाइज भी जाकर जो मीटिंग्स आ रही हैं वो इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में हो रही है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं, अगर जो है वो फौज मसरूफ है हालात को बेहतर करने के लिए, रोज़ आपके मुल्क में एक से एक बढ़कर खौफनाक वाक़या हो रहा है, जो है हालात ख़राब हो रहे हैं। अगर ख़ुद इमरान खान जो है वो लिख के दे के गए हुए हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के बाद होगा, नई मरदमशुमारी जो है वो शुरू हो रही है कुछ दिनों में, तो इसमें हमारे ऊपर तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के ये भी आईने पाकिस्तान ही कहता है कि पाकिस्तान की असम्बलियों की एक मुद्दत है और अगर ये इतने ही सिंसियर होते तो फिर ये जो है वो पाकिस्तान की और इनको जमहूरियत का इतना ख्याल होता, आईने पाकिस्तान का इतना ख्याल होता, तो अपनी ख्वाहिशात की खातिर जो है वो पंजाब और KPK की असम्बली को तोड़ ना देते। सो इमरान खान की डिक्टेशन तो नहीं चलेगी, आईने पाकिस्तान चलेगा। ऑलराइट अज़मा बुखारी, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
वेलकम बैक जी। और बहुत से मामलात हैं जिनका हमने तस्करा करना है। हमारे यहाँ कानून तो बहुत हैं, लेकिन महज किताबों की हद तक। मार नहीं प्यार के नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ये नारे ही हैं। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के स्पेशल एजुकेशन सेंटर की, जहाँ समात और गोयाई से महरूम बच्चों को मुख्तलिफ औकात में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। तशद्दुद की मुख्तलिफ, दिल दहल जाए आपका, मतलब रूह कांप जाए वीडियो सबने देखी हैं। सबको इन्होंने हिलाकर रख दिया है। हद तो यह है कि सोते बच्चों को जगाने के लिए डंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो बच्चे सो रहे थे, बेड्स में थे, उनको बालों से खींच के बिस्तरों से निकाला जा रहा है। ये ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको कभी कभार समझ नहीं आता है कि ये स्पेशल बच्चों का सेंटर है या कोई जू है, कि किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये वीडियोस फाइनली वायरल हुई हैं। और कभी कभार ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं तो हमें थोड़ी सी खुशी खैर क्या होनी है, एटलीस्ट ये सिलसिला तो रुकेगा, कोई बात तो करेगा, वरना तो ये कब से हो रहा होगा और कब तक चले। नहीं मतलब कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है, जानवर तो नहीं है। आई वंडर कि वो दिल कहाँ से आते हैं और वो दिल, उन दिलों में हिम्मत कहाँ से आती है कि किसी इंसान के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। ऑल्दो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। हमारे साथी हैं अहमद सुबहान, उनसे मालूम करते हैं कि कैसे मामला मंजर आम पर आया। सबसे तो पहले यही बताइए कि कब ये वीडियोस बनाई गई, कहाँ की हैं एग्जैक्टली, किसने रिपोर्ट किया, व्हेन डिड यू गॉट टू नो और अदर रिपोर्टर्स और मीडिया गॉट टू नो अबाउट इट? जी ये गुज़िश्ता हफ्ते की वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ दो मुख्तलिफ वाक़यात की वीडियोज़ हैं जो कि सेक्टर H9 है इस्लामाबाद का, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर है, उसके हॉस्टल की वीडियो है और एक उसके क्लासरूम की वीडियो है। ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक सुबह की जो वीडियो जिसमें हम देख सकते हैं कि बड़े बेमाना अंदाज में दो तालिब इल्मों के ऊपर जो लाठियाँ उनके हाथों पर बरसाई जा रही हैं। ये टीचर भी थे और साथ में असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन भी थे। राना अशफाक इनका नाम बताया गया है। ये साहब इन बच्चों को वीडियोस कुछ देखते हुए, नाजेबा वीडियोस देखते हुए इनने पकड़ा था, जिसके बाद इनने क्लासरूम से इनको बाहर निकाला और इसके बाद इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी से अगली सुबह जब इन्हें, क्योंकि ये असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन भी थे, तो इन्हें जब वो जगाने के लिए गए इनके रूम्स में, तो उसके बाद की फिर वो वीडियोज़ हैं कि एक तालिब इल्म को उसी जुर्म की दूसरे मरतबा सज़ा मिल रही थी कि जूते से मार के उठाया और दूसरे को सर के बालों से पकड़ के तो उसको बिस्तर से निकाला गया। ये डेफ एंड डम तालिब इल्म हैं कि जो बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखते, और इनने फिर ये वीडियोस बनाई और उसके बाद इन वीडियोस को वायरल किया गया इनकी जानिब से भी। और जो एसोसिएशन है इस मर्ज के लिए कि जो डेफ एंड डम एसोसिएशन है, डेफ एंड डम एसोसिएशन इसका नाम है, उनकी जानिब से फिर ये वीडियोस वायरल की गई और उसके बाद अब ये एक्शन लिया जा रहा है। मतलब ये जिस तरह खबर सामने आ रही है वो और ख़तरनाक होती जा रही है कि क्यों ये हो रहा है, क्या हो रहा है। बाय द वे जो डंडे मार रहे थे, ये खुद इतना बुजुर्ग शख्स है कि इसकी तो हाथों में इतने दम कैसे आया कि इतनी ज़ोर का मारे। एनीवे अहमद, ये ज़रूर बताइएगा कि इस इदारे की इंतज़ामिया और दीगर हुकाम का इस पर क्या मौक़िफ़ है, और ऑल्सो पुलिस इन्वॉल्व हुई है अभी तक या नहीं, और कोई एक्शन लिया गया है? जी एक्शन तो लिया जा चुका है, इब्तदा एक्शन की बल्कि हम कह सकते हैं कि हो चुकी है कि जो ये राना अशफाक जो असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन है और प्लस ये टीचर भी हैं इसी इदारे में, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। 4 रुकनी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बना दी है, क्योंकि ये इदारा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के ही तहत रन कर रहा है। इसके अलावा ये वाक़या चूँकि रिपोर्ट ही नहीं हुआ मीडिया के पास, जब ये परसों शाम मंडे की शाम में वीडियोज़ हमारे तक पहुँची और उसके बाद फिर जब हमने इस पे मौक़िफ़ के लिए इन ऑफिसर्स को रब्ता किया तो उसके बाद उनको मालूम हुआ कि अच्छा ये वाक़या भी हुआ है। इसके बाद इन वीडियोस की जांच पड़ताल की गई, ढूंढा गया कि कब की वीडियोस हैं, क्यों हैं, और फिर इस वाक़े तक पहुंचा गया। अब इन जो टीचर हैं, जो ये असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन राना अशफाक है, इनको सस्पेंड करके इंक्वायरी की जा रही है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो मौक़िफ़ वो इख्तियार कर रहे हैं, एक तो वीडियोज़ के हवाले से और दूसरा कि यही तालिब इल्म जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जगाने के वक्त में सुबह के लिए नहीं उठ रहे थे। इसके अलावा क्या कोई अमला इसी तरह के तशद्दुद में या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं, ये तहकीकात भी अब की जा रही हैं। अच्छा अहमद, इस तरह के ज़ाहिर और इदारे भी मौजूद हैं। अब ज़रूरत नहीं है कि तमाम इदारों का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि ये वैसे ही एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है।
जी यकीनी तौर पर इस तरह के इदारे मौजूद हैं, और इसी इदारे की अगर हम बात करें तो अब जिस तरह हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जब मैं खुद भी इस इदारे गया तो यहाँ पर गेट को ताले लगे हुए थे और मीडिया को एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। मीडिया तो क्या, किसी भी शख्स को एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। वजह यह थी कि अंदर से जब पीए साहब तशरीफ़ लाए, रिजवान साहब जो कि डायरेक्टर साहब के पीए थे शहबाज साहब के, तो उनने आके बताया कि डायरेक्टर साहब का हुक्म है कि किसी भी शख्स को एंट्री की इजाज़त नहीं है क्योंकि हेडक्वार्टर से टीम आई हुई है और इसी वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। तो यकीनी तौर पर अब ज़रूरत इसकी ज़रूर है कि इन बच्चों की सेफ्टी उनको अपने आप से, अपने दूसरे साथियों से महफूज रखने, प्लस इस तरह के जो असातिज़ा या स्टाफ हैं कि इस तरह का बेईमाना तशद्दुद तलबा के ऊपर कर रहे हैं और उनका कोई भी छोटा सा उनकी गलती हो या बड़ी भी गलती हो तो उस पर इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। और उन बच्चे, ऐसे बच्चों पे कि जो बोलने और सुनने की सलाहियत भी नहीं रखते और वो अपने असल जज्बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ना ही वो उनके पास वो वाली कैपेबिलिटी है कि वो अपनी सफाई में कोई इस तरह की बात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुबहान। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा। तो दे डोंट क्लियरली डोंट केयर, वो तो अपने आप को बचाने की पूरी और मैं यहाँ बिल्कुल तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। जिस तरह जावेद अख्तर साहब जब पाकिस्तान आए ना लाहौर में, उन्होंने बिल्कुल तकल्लुफ से काम नहीं लिया और बहुत कुछ कह दिया और उसके बाद अहलियान लाहौर तकरीबन मर मिटने के लिए उनके कदमों में निछावर हुए बैठे थे। लेकिन खैर वो बिल्कुल एक अलग बात। वैसे बच्चे गलती करेंगे, उन्हें बच्चे कहते क्यों हैं? और जो आप नाजेबा वीडियोस कह रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, किसकी नजर से जिंदगी में इस किस्म की वीडियो नहीं गुजरी है? चाहे वो मोबाइल का जमाना हो, VHS का जमाना हो या उससे पहले तस्वीरों का जमाना। मतलब हर बच्चा थोड़ी देर के लिए इधर खुद भी आगे चला जाएगा। और आप कब से, मतलब आप क्यों इतना मॉरल पुलिसिंग करना स्टार्ट हो जाए? डंडों से मारे। जो मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं वो भी अपनी बचपन और लड़कपन और जवानी के दिन याद करें। और बच्चे तो गलती करेंगे, इसका मतलब है उन्हें मार मार के मार दें। मतलब यहाँ ही तो आपका किरदार उस्ताद का या वालिदैन का। वालिदैन तो आजकल के मेरा ख्याल है इस बात के लिए तैयार होते हैं कि बच्चा जब इस एज में आता है और इस किस्म का कंटेंट उससे एक्सपोज होता है, तो यहाँ पे पेरेंटिंग एक्चुअली एक चैलेंज होती है कि आपने किस तरह बच्चे को संभालना है। कैसे रहे हैं अगर आपको बेसिक स्किल्स ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन ही नहीं पता कि बच्चों को ट्रीट किस तरह किया जाता है, और अगर पनिश भी करना है तो वो पनिशमेंट किस किस्म की होती है। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता तो आप ये इदारे को हेड कर रहे हैं, आप ये चला रहे हैं और ऐसे लोगों को आपने एम्प्लॉय किया हुआ है जो डंडे, लाते, बाल खींचना। नहीं, मतलब जिस बात पे वो मार रहे हैं वो खुद अपनी पारसाई की खुद गवाही दे सकते हैं क्या? Exactly. दे सकते हैं। आप अपने बच्चों की पारसाई की गवाही दे सकते हैं। ये इस तरह मारना आपको क्या लगता है ये एक वीडियो हुई होगी तो ये एक पहला इंसिडेंट होगा? नहीं, ये तो मंजरे आम पे अभी आए, तो पता नहीं किस किस चीज पे इनको चित्र पड़ते होंगे। वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस और लिटरली खून खोल रहा है। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। है वैसे इस मुल्क का जो ठीक हो, खास तौर पे वो गाने का हम जिक्र कर रहे थे तो आपके भी तासुरात हमें मिल गए हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, इन द मीन टाइम और बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर अलवी 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख दे चुके, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी इंतखाबात के मूड में नहीं है। ऐसा मूड में नहीं है, वो हमने नहीं कराना, तो कुछ इसी किस्म की बात हमें लग रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में कल वाजे किया कि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के हुक्म की कानूनी हैसियत जांचने के लिए अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को मुशावरत के लिए आज तलब किया हुआ है। और हुकूमत ने तो पहले ही सदर के अहकामात को गैर आईनी करार दे दिया है। मतलब ख्वाजा आसिफ तो काफ़ी इससे आगे ही निकल गए थे। उधर तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन भी चाहती है, मगर साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर एतमाद करने को भी तैयार नहीं है। इमरान खान उन्हें मुसलसल निशाने पर, वैसे इमरान खान किसको नहीं रखते हैं निशाने देख लेते हैं। वैसे जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, आपको याद है ना कि जनरल बाजवा के बारे में वो क्या क्या इंकशाफात कर चुके हैं, लेकिन तब भी उनको अपनी हुकूमत जाने के बावजूद भी एक्सटेंशन देकर उनके तहत ही इलेक्शन कराने के लिए ये तैयार थे। इनफैक्ट कोशिशें कर रहे थे। सो यू नो एंटायर कंट्री नाउ नोज दैट वेरी वेल। इन द मीन टाइम आपको ये बताएं कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफ़ी होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि आप खुद ही छोड़ के चले जाएं। उन्होंने कहा जी एक हुकूमती बंदा गया, दूसरे को भी जाना चाहिए। सजेशन है उनकी। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए।
राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं मानना। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद में ये बातें आम हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा गया है कि वो सदर के अहकामात को नहीं मानते, तो आप फिक्र ना करें, हम आपको सदर बना देंगे। हुकूमत की कोशिश है तमाम इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। तबाहल मईशत बार बार इलेक्शन की इजाज़त नहीं देती। लीगी रहनुमा इस खबर पर इजहार भी करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कौमी मामलात हैं, उन पर सियासत नहीं की जा सकती। कोई भी फरीक सियासत नहीं कर सकता। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातें को कोशिश करो कि एक मेज पर बैठाओ कि ये जो 3-4 महीने के गैप पे कि इलेक्शन एक दिन हो जाए, कि 200 अरब के बजाय 50 अरब खर्च हो जाए, 1.5 महीने पहले या 1.5 महीना बाद। अब सवाल ये भी है, बिल्कुल क्या है सवाल? सवाल एक्चुअली ये है, और हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि 2 सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में कौमी असम्बली के इलेक्शंस को शफाफ कौन मानेगा? मतलब ये तो ऑब्वियसली एक सवाल है। और आज PTI जो है वो सरापा एहतजाज है, तो कल दीगर जमातें जो हैं वो सड़कों पर आ गई। तो इस बात को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर ये इलेक्शन पहले होते हैं, वो इलेक्शन बाद में होते हैं, तो देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। इट इज गोइंग टू बी अ मेस एंड दैट इज फॉर श्योर। सो होने तो एक साथ ही चाहिए, या तो मौजूदा हुकूमत मान ले कि अभी एक साथ करा लें, या फिर ये लोग कुछ सब्र कर लें और कॉम्प्रोमाइज कर लें, और कुछ बीच कंटिन्यू डिसाइड कर लें कि एक साथ सारे हो जाएं। बट ये पहले हो जाएंगे वो बात, दिस इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट फॉर पाकिस्तान। अच्छा जी, ये ही बात हम करेंगे। फाफिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुदस्सिर रिजवी हमारे साथ हैं। मुदस्सिर रिजवी साहब, आपसे पहले भी हम इस किस्म की बातें और समझने की हम कोशिश करते हैं। अब आप बताएं कि गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई डेट ना आई और फिर सदर साहब ने खुद ही तारीख है उसका ऐलान कर दिया, तो आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये सदर साहब का इख्तियार नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई और भी डेट नहीं दे रहा था, तो किसी ने तो कुछ करना था। तो ऐसी सूरत हाल में सदर का कदम आप इसको जायज़ समझते हैं कि ठीक ही किया उन्होंने जो किया? देखिए, इसका जायज़ और नाजायज़ का फैसला तो शायद कोई बड़ी अदालत ही कर सकती है, और ये शायद किसी हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच का काम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले 1 साल में, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि पिछले 1 साल में कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन सियासी एक्सपीडियंसी मसलहतों की वजह से आती रही हैं, उन पर अमल दरामद भी होता रहा है। अब सदर साहब ने एक डेट दे दी है, इलेक्शन कमीशन उनके इस इख्तियार को मानने को तैयार नहीं है। अब ये 2 पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक इंटरप्रिटेशन को एक सियासी तबका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी इंटरप्रिटेशन को दूसरा सियासी तबका। यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इस क्राइसिस में हम जाते जा रहे हैं। इस क्राइसिस को निकालने के लिए काम नहीं हो रहा। मसला इस वक्त डेट का नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि डेट का मसला नहीं है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट का मसला है। सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बहुत गहरा हो जाएगा, जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। इस किस्म की सूरत हाल इस मुल्क में पहले भी आ चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के नतीजे में 1977 की मिसाल हमारे सामने है। हम उसी किस्म की सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर तो अब यहाँ तक बात बढ़ गई है कि सदर के इख्तियारात को क्वेश्चन किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के पावर्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, अदालतों के इख्तियारात को क्वेश्चन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस हर कोई किए जा रहा है, और उस पर पॉलिटिकल डिविजन्स पैदा हो रही हैं। इस चीज को रोकने की जरूरत है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की जरूरत है, सियासी जमातों को इकट्ठा बैठने की जरूरत है, पार्लियामेंट को मौसर बनाने की जरूरत है। पार्लियामेंट में सिर्फ IMF स्पॉन्सर्ड बिल्स पास होने की जरूरत नहीं, बल्कि इस वक्त सियासी मसले मसाइल, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमजोरियां उनको दूर करने की जरूरत है, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा मुदस्सिर साहब का अब एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत की तरह इलेक्शन कमीशन को भी इंतखाबात कराने की कोई अपैरेंटली जल्दी नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि मरकज़ में निगरान हुकूमत के बगैर सूबों में इलेक्शन होना शफाफियत पर सवाल उठा देगा। आपके ख्याल में इस बात में वजन है? बिल्कुल नजर आता है। पाकिस्तान में ये केयरटेकर का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ इसी वजह से की गई थी कि जो इलेक्शंस पहले होते थे उसमें जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट होती है तो उस पर अदम एतमाद होता था। ये एक पाकिस्तान जो कि उमूमन जहाँ पे लोगों का अपने इंतखाबात पे कॉन्फिडेंस होता है, वहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आती, इंडिया में नहीं आती, और डेमोक्रेसी जो हमारे आसपास है उनमें नहीं आती। बांग्लादेश में इस किस्म का मॉडल ज़रूर मौजूद है। वो एक मशावत
मुशावरत से केयरटेकर गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी 2013 के इलेक्शन से पहले। अब अगर केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होती और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के अंडर इलेक्शंस हो जाते हैं, उन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी क्या होगी अगर मर्जी के मुताबिक सियासी जमातों का नतीजा नहीं आता? यानी अगले 5 साल भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नजर गुजरेंगे। पिछले 2013 के बाद भी हमने देखा इलेक्शंस को मुसलसल चैलेंज किया जाता रहा, 2018 के बाद भी हमने देखा इलेक्शंस को मुसलसल चैलेंज किया जा रहा था। शायद उनकी जायज वजूहात भी होंगी और 2023 के बाद भी हम देखेंगे कि इलेक्शंस की जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि ये केयरटेकर गवर्नमेंट्स के अंडर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का यकीनन कोई इख्तियार नहीं होगा कि ना है, ना वाजे है, ना आइन में है, ना लॉ में है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अगर पंजाब और केपी में गवर्नमेंट्स आ जाती हैं तो उनको मुअत्तल कर दे, या जनरल इलेक्शन है तो फेडरल गवर्नमेंट को मुअत्तल करके केयरटेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं। सो ये गैर वाज़ेह इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के। अगले 5 साल अगर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गुजारने हैं तो सियासी जमातें ना करें बात, और सियासी इंस्टेबिलिटी से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी जुड़ी हुई है। जिस तरह इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मुश्किल होता चला जाएगा। अच्छा, फाइनली मुदस्सिर साहब ये भी बताइएगा कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात हो जाते हैं तो सर्कल यही बनेगा कि जनरल इलेक्शन 2 सूबों की मुंतखब हुकूमतों के अंडर होंगे और फिर अगले सालों में ऐसा ही ऑब्वियसली निज़ाम चलता रहेगा। तो क्या वक्त आ गया है कि बाकी दुनिया की तरह हम भी निगरान हुकूमत का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अब ख़त्म कर दें, खुदाफिज कह दें? तो क्या पाकिस्तान की सियासी अदम एतमाद की फ़िज़ा में आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा? देखिए, हम उस मुल्क में हैं जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा सदर के इख्तियारात को नहीं मानता, सदर के इन्विटेशन पे सदर के पास नहीं जाते, सदर के इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वाज़ेह हैं, हर कोई उसको चैलेंज कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो उसमें आप इस किस्म की अगर हम बात करेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ना हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इलेक्शन करा लें, ऐसे इलेक्शन की पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो लेजिटिमेसी नहीं हो सकती जब तक लोगों का पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे, इलेक्शन के सिस्टम पे, इलेक्शन की इंटीग्रिटी पे यकीन नहीं होगा और ये यकीन नहीं होगा कि उनका वोट है वही हुकूमत की शक्ल में विल ऑफ द वोटर रिफ्लेक्ट होगी। तो इस किस्म के हमारे ख्याल में तजर्बात नहीं होने चाहिए। जो सिस्टम है उसको चलने दिया जाए, उस सिस्टम की वीकनेसेस को दूर करने की जरूरत है, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बाई इलेक्शन जो हुए हैं पिछले 4 सालों में, 3 सालों में बाई इलेक्शन में इंप्रूव हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं जो अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। बहुत शुक्रिया आपका वाफिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुदस्सिर रिजवी। अब आपको पता ही है ये तभी मुमकिन होगा निगरान हुकूमतों को बगैर वाला मामला जब हम तमाम लोग अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने ईमानदार हो जाएं कि फिर हम कह सकें कि हाँ, हमारी जो अपनी इंडिविजुअल ज़ात है वो सिस्टम पर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हम सब लोग कितने ऑनेस्ट हैं अपने मामलात में, ये सबको पता है। अच्छा, फिर मुदस्सिर साहब का ये भी कहना था कि सारी डिसीजंस जो होती हैं वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करने की। पार्लियामेंट का हाल आपने देखा है, किसी चीज़ पे तो कंसेंसस होता नहीं है, बैठते ही नहीं है अभी तक। सब छोड़े, मैं तो कहता हूँ हो गई बहुत सियासी बातें। HPL PSL की बात करते हैं, ठीक है जी। HPL PSL में पर्टिकुलरली कल के मैच में आपको पता ही है लाहौर कलंदर ने एक और फतह अपने नाम की है। लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। बहुत ही ईजी किस्म का कल वैसे ये मैच लगा। अच्छा, हम इस सारी फेस्टिविटी की बात करते हैं और सालों से करते आए हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी HPL PSL होता है ना, तो हम सब की जिंदगी में जो भी मसाइल चल रहे हों, हमारे कौमी सतह पे, हम पे जरा आइए ना, हमारे कौमी सतह पे जितने भी मसाइल चल रहे हों वो हम एक तरफ रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, ये 1 सवा महीना, और हम सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, एंजॉय करते हैं। केस इन पॉइंट ये है, 2-3 हफ्ते पहले वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट और हम इंतजार में थे बिकॉज वी वांटेड अ ब्रेक। Everybody wants a break, वरना तो obviously that's nothing else but politics और महंगाई और ये सारी टेंशनें तो चल ही रही हैं। We need a break and HPL PSL provides us that beautifully। मजा आता है, पूरी कौम जो है वो एक इकट्ठी हो जाती है, एटलीस्ट अपनी अपनी टीम में। अच्छा, खूबसूरत बात ये है कि अब ओवर द इयर्स, पहले आपको पता ही है कितने मुश्किल नामसाइद हालात में टूर्नामेंट शुरू हुआ, पाकिस्तान में नहीं होते थे मैचेस। अब ये हमारे घर का टूर्नामेंट है, हमारे स्टेडियम्स में रौनक लगती है, हमारी फैमिलीज, हमारे दोस्त हमारे प्यारे स्टेडियम में क्रिकेट एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और इसमें जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा हाथ है, उसमें जो लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं उनका भी बड़ा किरदार होता है। और HPL का पहले दिन से मेन स्पॉन्सर है PSL
का HPL। देखिए सिनोनिमस हो गए ना, HPL जहां आता है वहां PSL आ जाता है। सो कहना मैंने ये था PSL का मेन स्पॉन्सर HPL, HPL का स्पॉन्सर PSL। खैर PSL का मेन स्पॉन्सर HPL, जिनका बड़ा किरदार है पहले दिन से, पहले साल से इस टूर्नामेंट में। और अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम HPL, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। अली साहब, सबसे पहले तो HPL की पूरी टीम को आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह 8वां एडिशन ऑफ PSL सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही आता है कि पहले साल में जब ये फैसला हुआ, वो HPL के लिए मुश्किल फैसला था, आसान फैसला था? क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था ना कि हमारी अपनी लीग है, ये कामयाबी की इस नहज पर पहुंच जाएगी। तो पहली बात तो ये कि मैं सबसे पहले तो ये कि मैं भी आपका सेगमेंट सुन रहा था जिससे पहले हो रहा था, और एकदम से जो HBL PSL की बात आई तो वो लगा जैसे मुंह का जायका बिल्कुल जैसे बदल गया। आपने कहा कहाँ आपने मसले जो भी हमारे कौमी सतह पे जो मामला चल रहे हैं, बात करते करते एकदम से आपने बदला तो वो चेहरे का यानी कि तासुर भी बदल गया बिल्कुल। और मेरे ख्याल में HBL PSL की जो सबसे बड़ी जो अहमियत है पाकिस्तान के लिए, वो हमारा मिजाज, हमारे चेहरे के तासुरात उनको बदलता था। जहां आपने HBL PSL का नाम लिया, आप एकदम से सोचना शुरू हो जाते हैं कि मेरी पसंदीदा टीम कौन सी है, कल रात कौन जीता, आज किसका मैच है, टिकट दोगे कि नहीं दोगे, टिकट मिल सकते हैं वो तो आपको पता होगा या हमें पता है। अभी सेगमेंट के बाद आपसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि टिकट के बारे में। सो आई थिंक लेकिन आपकी जो सवाल था कि देखिए जब भी कोई इस किस्म 8 साल से चल रहा है, आज का 8वां एडिशन चल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। यानी कोई भी आप इवेंट करते हैं, अपने कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो 8 साल तक मुसलसल चलती है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियत बरूए कार लाई गई होगी। PCB इसमें काबिल तहसीन है, फ्रेंचाइजेज़ हैं, शहरी, ज़िलाई, सूबाई और वफाकी इंतज़ामिया है जो कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स को एक शहर से पुलिस और सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसी, और उसके बाद स्पॉन्सर जैसे HBL है जो कि ये बहुत महंगे और एक्सपेंसिव इवेंट्स होते हैं, इनको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके पीछे आपको एक ऐसे इदारा चाहिए होता है जो कि इसको सपोर्ट कर सके। और जब हमसे बात की गई आज से कोई 8 साल पहले बात की गई, तो उसको कई लोगों का ख्याल था कि शायद ये चीज़ कामयाब ना हो। कभी कभी हम खुद बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, एक रिस्क ही लिया होगा ना, रिस्क भी लिया होता है। लेकिन जब आप, और हमने क्यों लिया रिस्क, क्योंकि HBL बजाते खुद एक ऐसा इदारा जो गुज़श्ता 75 साल से पाकिस्तान में, 80 साल तो बने हुए हो गए लेकिन 75 साल से पाकिस्तान में, और HBL ने पाकिस्तान के ऊपर रिस्क नहीं लिया, पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किया है। हम इसका लाजिम व मलजूम हिस्सा हैं। तो जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये इस किस्म का एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो फॉर अस हमें खाली बैंक अपने आप को नहीं समझते, बैंक तो हैं, वो तो हमारा काम है ना, वो तो लेकिन जब आप किसी मुल्क में इतने देर से इतने तवील दौरानिये से अपना काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी समाजी तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, आप उसकी माशी तारीख का हिस्सा होते हैं, तो फिर आपको उस मुल्क को कुछ वापस भी देना है। आप तभी तो आप उस माशरे का हिस्सा बनेंगे, माशरा फले फूलेगा। तो वी टुक अ रिस्क, एंड इट वाज एक्चुअली, मैं इसको रिस्क भी नहीं कहूँगा, कैलकुलेटेड। रिस्क का नाम मैं नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ होने वाली चीज़ रिस्क नहीं कही जाएगी, वो हमारा मुल्क है, मैं इस पर रिस्क कैसे ले सकता हूँ? ये मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है, इदारे का मुल्क है, आपका मुल्क है, हम सब का है, आप मीडिया में हैं, हम बैंकिंग में हैं। तो पाकिस्तान पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, पाकिस्तान पे खाली इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो हमारी थिंकिंग जो थी वो ये नहीं थी कि HBL PSL, उस PSL था एक रिस्क होगा। हमारी थिंकिंग ये थी PSL एक पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम ही है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका ओरिजिनल Has this investment yielded great returns as well now? मेरा ख्याल में इसका सबसे बड़ा रिटर्न ये है कि हम ये मुस्कुराहटें हैं और खुशियाँ बांटता है। True. And I think that's the return. अब वो आप कहना कि जी ये मैंने इन्वेस्ट किया तो उसकी वजह से हमने अकाउंट खोल दिया कि बैंक में, नहीं, ये तरीका कार। और वो नाप तोल तो खैर आप लोग कर भी नहीं रहे थे कि हाउ इट इज, यू न्यू व्हाई यू वर इन्वेस्टिंग, और जो आपने बता भी दिया कि कोई चीज़ जो कि पाकिस्तान की ओनरशिप हो, पाकिस्तानियों को खुशी मिले जिस चीज़ से, और जो तसलसल के साथ चलती भी जाए। एंड वी आर इन द 8th ईयर नाउ। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है चलिए ये इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपका दिल इसमें था, ये सब कुछ समझ आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी डायरेक्शन तो एक होती है लेकिन और भी अच्छी चीज़ें इर्द गिर्द होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या आप कहेंगे कि HBL PSL की वजह से और इतना उसको इतनी बड़ी एक चीज़ बन गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट
को एक फरोग मिला पाकिस्तान वापस आने का. You think कि HBL had somehow had a contribution in paving the way for international cricket to come back? आज से कोई आपको याद होगा, हम सबको याद होगा, लाहौर में एक अफसोसनाक एक अमल हुआ था जिसमें एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई थी और उसके साथ एक मसला हुआ था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान चली गई. HBL PSL आया और उससे हुआ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने आके पाकिस्तान आए और उन्होंने आके पाकिस्तान खेलना शुरू किया. जब आप भी किसी मुल्क जाते हैं तो आप जब वापस जाते हैं तो आपके घर वाले आपसे जब आते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं, हाँ भाई हाउ वाज इट, कैसा था? आपने कहा बड़ा अच्छा था भाई, सड़कें भी अच्छी थी, होटल भी अच्छे थे, दुकानें भी अच्छी थी, लोग बड़े अच्छे थे यार, वो टैक्सी वाला ही बड़ा अच्छा. जब ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान HBL PSL खेलने आए तो इनको पाकिस्तान से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, पाकिस्तान से. हाँ, ये गए, इन्होंने कहा, घर जाके कहा होगा कि भाई होटल भी सही है, सड़कें भी हैं, स्टेडियम भी है, लोग क्रिकेट के शौकीन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि लोग मेहमान नवाज हैं. इन्होंने जाके बात कही होगी, इनके बोर्ड्स ने बात सुनी होगी, और उसकी वजह से दुनिया का मिजाज पाकिस्तान के बारे में एक बार फिर बदलने लगा कि भाई ये तो मुल्क इट्स ओपन फॉर बिजनेस. और अब ये स्टेटस आ गया है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में इंग्लैंड आया है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आया है, न्यूजीलैंड आया है, जो कि क्रिकेट की दुनिया की मुस्तहकम तरीन टीमों में भाई इतने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम समझने लगे हैं, यहाँ के ही होके रह गए. मैं पिछली बार मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला, वो मैं जब वो अभी इंग्लैंड आया होता, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी, तो उसके साथ उनकी वो जो बड़े फैंस की उनकी बड़ी मशहूर है, उसको 12वीं आर्मी कहा जाता है, वो आए हुए थे. और मैं मुल्तान में बैठा टेस्ट मैच देख रहा था और मैंने कहा अल्लाह, ये तो वहाँ पे ऐसा समा था स्टेडियम के अंदर कि वो टेस्ट मैच हो रहा है और वो 12वीं आर्मी आई हुई है, और मुझे किसी उन्हीं जो उनके फैंस कहलाते हैं, ये 12वीं आर्मी जो इंग्लिस्तान के टीम के फैंस हैं, उनमें से एक से मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ. तो उसने कहा जितने हम लोग इस बार आए हैं, हम तो खुद ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया बता रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए, कह लेंगे अगली बार जब इंग्लिस्तान आएगा तो इससे कई ज्यादा लोग आएंगे, कई ज्यादा लोग आएंगे. बहुत ही वो विद ईज लगता था कि सेटल हुए हैं. अली साहब, आपने ये एक अब ये मॉडल सेट हो गया है HBL PSL का, मतलब इतनी बड़ी एक लीग बन गई जो पाकिस्तान की दुनिया में पहचान बनी है. आप जैसे जो और लोग हैं, HBL तो है ही पेश, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब कराची की हमारी पहचान वो HBL की बिल्डिंग ही होती थी. रोहित हिलाल कमेटी का इजलास होता था. हाँ, जब हम नहीं आए थे ना कभी कराची, अब तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो कराची की पहचान वो एक बिल्डिंग होती है. बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? और भी स्पोर्ट्स हैं विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कबड्डी है, हॉकी है, लीग्स हैं, सॉकर, क्या कुछ नहीं हो सकता? देखिए HBL ने, और आप लोग भी करेंगे क्या और चीजों? देखिए HBL ने PSL के साथ अपने आप को मुंसलिक करके और PSL के फरोग, जो HBL PSL का जो फरोग हुआ है, आई थिंक इससे एक चीज़ तो आया हो गई है तमाम इदारों पे, मुखैर हजरात पे, कि स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को जोड़ना कई लिहाज से फ़ायदेमंद है, आपके ज़ाती तौर पे भी, मुल्क के लिए भी, उस स्पोर्ट के लिए भी. मेरा ख्याल में इससे सबको एक हौसला मिलना चाहिए कि और भी, जैसे आपने भी कहा कि कई और स्पोर्ट्स भी हैं, आपको उसकी तभी तवज्जो देना चाहिए और इदारों को आगे बढ़ना चाहिए. ये जो प्राइवेट इदारे हैं, मुखैर हजरात हैं, वो आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, आपको स्पॉन्सर हमेशा चाहिए. दुनिया हर स्पोर्ट में, आप कोई अभी हाल ही में कतर में फुटबॉल हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, सबको चाहिए. दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन मुल्क, अमीर तरीन मुल्क में बड़ी बड़ी ब्रांड्स, उन्होंने अपने आप को उससे मुंसलिक किया है. कोई तो वजह होगी, उसी बना पे वो टूर्नामेंट चलता है, उसी बिना पर दुनिया भर में देखा जाता है. और अब चाहे अब हम तो कतर को जानते हैं, लेकिन जब वो अर्जेंटीना में रहने वाला, वो मैक्सिको में रहने वाला, वो कैम्बोडिया में रहने वाला, दुनिया भर को पता चल गया भाई वर्ल्ड कप फुटबॉल मतलब अब कतर हमेशा याद रहेगा, वो उठ गया. Is on the map for people beyond Pakistan and other places. So this is a great opportunity for brands as well. आपकी इस बात से बहुत ही हमें खुशी हुई है, खास तौर पे कि अब डिफरेंट बिग कंपनीज को पाकिस्तान में ये देख लेना चाहिए कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, स्पोर्ट्स इन इटसेल्फ, नॉट जस्ट क्रिकेट, बिकॉज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इतने अवार्ड विनिंग गोल्ड मेडलिस्ट किस्म के स्पोर्ट्समैन आए हैं. मतलब कबड्डी कर लें आप, स्क्वॉश कर लें, लड़कियों के कितने, टेनिस कर लें,
एंड दे ऑल कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो आपकी इस बात से बड़ी इंकरेजमेंट और एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जहां फैंस वहां स्टेडियम। एक्चुअली इट्स द पीपल हु मैटर। जो लोग होते हैं वही रौनक लगाते हैं, लोगों के दम से ही ये बहारें हैं। थैंक यू अली हबीब साहब, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। दैट्स ऑल द टाइम। हाँ, और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। एंड आज किस किस का मैच है और कल के मैच का हमने वैसे पूरा पोस्टमार्टम कर लिया तकरीबन। नहीं, अभी आई थिंक वी विल बी जॉइन्ड बाय आखिर में जरा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। हमें पता है कि आप मोर देन एक्टिंग, आपका पैशन जो है वो डायरेक्शन है। वी हैव रेड अबाउट दैट एज वेल। देखिए, पहला मौका है कि आपसे बात हो रही है। टेल अस अबाउट गुलाबो रानी। अब नाम से तो बहुत ही कोई लव स्टोरी लग रही है, गुलाबो भी है और रानी भी है, तो आपने हॉरर कैसे बनाई? फर्स्ट जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाबो रानी एक टाइटल हम लोगों ने एक्चुअली फिल्म हम लोग शूट कर चुके थे, उसके बाद हम लोग टाइटल सोच रहे थे और कुछ मेरे ख्याल से कोई 2-3 हफ्ते लगे हम लोगों को टाइटल रखने में फिल्म का। ये एक शॉर्ट फिल्म है जी, 35 मिनट की ड्यूरेशन है इस फिल्म की और ये हम लोगों ने इस्लामाबाद में पिंडी में शूट की है और हम लोगों को एक हॉरर फिल्म है। मुझे लगता है कि हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जो आई थिंक पाकिस्तान में इतने अच्छे तरीके से कभी एक्सप्लोर हुआ नहीं है इन रीसेंट टाइम्स और बड़ा हम लोग उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो मुझे ये था कि मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूँ हॉरर मूवीज का, तो मुझे ये था कि एक अच्छी पाकिस्तानी हॉरर फिल्म भी बने ताकि लोग देख सकें कि ये पाकिस्तान में बनी और ये हॉरर फिल्म है जो अक्सर तौर पे नहीं बनती। तो दैट वाज द रीजन कि हम लोग ने हॉरर फिल्म बनाई और हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। पीटीवी के उस्मान टेली थिएटर्स के अलावा, पीटीवी पे आपको याद है टेली थिएटर्स होते थे, उसके अलावा जब भी हमने हॉरर अटेम्प्ट किया है वो खौफ से ज्यादा हंसी आने लगती थी, सो इसलिए सीरियस नहीं लिया। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट? दूसरी चीज इफ आई मे ऐड, वो पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारा डे टू डे इतना हॉरर सिचुएशन चल ही रही होती है, जिंदगी हॉरर है हमारी। किसी मूवी की शायद कभी इस तरह ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन उस्मान, आपने पहले मूवी बनाई और फिर आपने सोचा कि आई विल सेंड इट टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, या फिर फेस्टिवल्स की कोई रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपने फॉलो किया? एक्चुअली जी फेस्टिवल्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो जनरली अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं तो आपको एज सच पता होता है, बिकॉज मैंने अपनी पहले भी शॉर्ट फिल्म्स भेजी हैं फेस्टिवल पे। बेंच एक फिल्म मैंने बनाई थी, वो भी फेस्टिवल्स पे गई, वो इट वन एन अवार्ड एंड इट गॉट ऑफिशियल सिलेक्शन। तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है आपको क्राइटेरिया का फिल्म फेस्टिवल्स के, बट हम लोगों ने जनरली उसी क्राइटेरिया पे बनाई थी। हम लोगों ने एक छोटी सी फोकस ग्रुप किस्म की स्क्रीनिंग की थी लास्ट ईयर फिल्म की, तो उस पे जो लोग आए 2-3 मेरे दोस्त थे जिन्होंने देखी, उन्होंने कहा यू हैव टू सेंड इट टू फिल्म फेस्टिवल्स। हम लोगों का इतना बजट नहीं था क्योंकि फेस्टिवल की सबमिशन फीस वगैरह भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने फेस्टिवल से भेज दी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये फिल्म जीतेगी या ये सिलेक्ट होगी, बिकॉज हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो जनरली फेस्टिवल्स भी ज्यादा वो नहीं करते सिलेक्ट, वो ड्रामा हो जाए या कोई इस तरह की चीज। हम लोगों ने भेज दी, उसके बाद मतलब कोई 2-3 महीने खामोशी रही, उसके बाद हमें नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो गई। ये बताइएगा उस्मान कि हम पाकिस्तान में वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर, तो यहाँ कहाँ देखी जा सकती है? क्योंकि आपने फिल्म बनाई है, 35 मिनट की है, इन्वेस्टमेंट की है, कहीं से तो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ना? एक्चुअली नहीं, हम लोगों ने जब ये फिल्म बनाई थी तो हम लोगों ने यही सोचा था कि ये फिल्म फॉर द लव ऑफ आर्ट, फॉर द लव ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट सिटिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जनरली रोम कॉम ज्यादा चलती है। और मैंने एक प्रोडक्शन स्टूडियो शुरू किया पिछले साल ईस्टर्न टेरेस्ट्रियल स्टूडियोज के नाम से, और हम लोगों का आइडिया यही है कि हम लोग बहुत डिफरेंट काम करना चाहते हैं, डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, साइ-फाई। तो हम लोगों ने सिर्फ ये सोच के बनाई थी कि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है एंड इट हैज टू स्टैंड आउट। अभी आप इसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पे करने का इरादा रखते हैं रिलीज? हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग मार्च में ये फिल्म ऑनलाइन डालेंगे, वी रिलीज इट ऑनलाइन। अभी ओटीटी से भी बात चल रही है और अगर वो नहीं जाती तो फिर इट विल गो ऑन यूट्यूब, और उसका ट्रेलर जल्दी आ जाएगा दूसरा विद द रिलीज डेट। उस्मान, ये जरूर बताएं, ऑब्वियसली वी आर वेरी हैप्पी अबाउट योर शॉर्ट फिल्म, लेकिन प्राइमरीली पाकिस्तानीज नो यू एज एन एक्टर,
और वो आपको देखना भी चाहते हैं, तो डज दिस मीन कि नाउ यू आर मोर इनटू डायरेक्शन एंड लेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आने वाले हैं? एक्चुअली I've always been more into direction, but वो लोगों को इतना आइडिया नहीं था. बट नहीं, दैट डज नॉट मीन कि मैं एक्टिंग नहीं, आई लव एक्टिंग एज वेल. और एक्टिंग के मैंने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया था इसलिए बिकॉज मैं वांटेड टू डू दिस राइट. अब वापस एक्टिंग में जा रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्ट्स, में बात भी की हुई है. एंड आई हैव आल्सो वी शॉट उम्र यार, दैट्स गोइंग टू रिलीज बाय द एंड ऑफ द ईयर. तो इंशाल्लाह ताला एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी आपको नजर आएंगे. अच्छा, आप उस्मान ये बता दीजिएगा, इससे पहले हम बात कर रहे थे और बात बीच में रह गई थी. हमने पीटीवी पे टेली थिएटर देखा, हमें बड़ा डर लगता था. आपने भी देखा होगा शायद वो ड्रामे देख के. बहुत बड़ा फैन था टेली थिएटर, है ना? अब हम सब भी बड़े फैन थे, लेकिन अब वो टेलीफिल्म होती थी, ये भी 35 मिनट की है. आप ये बताइएगा कि उसके बाद एक बड़ा लंबा गैप आया, क्या करना? या तो हमारा कंटेंट पे को हमारा एक्सपोजर नहीं था इतना कि हमें वही अच्छे लगते थे, हम उसी से खौफ खाते थे, या फिर जेन्युइनली वो अच्छा कंटेंट होता था और उसके बाद बड़ा लंबा गैप आया और कोई हॉरर अच्छा कंटेंट नहीं आया? ये तो कोई सवाल ही नहीं है. वो बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा था उस टाइम पे. वो तो फिर इतना बड़ा गैप कैसे आ गया कि हमने उसके बाद ये जॉनरा ही छोड़ दिया, हाथ ही नहीं लगाया किसी ने? आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों को, और मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को भी ये लगा कि रोम कॉम ज्यादा अच्छा करता है, रोम कॉम इज बेटर, ड्रामा इज बेटर, तो ज्यादा फोकस उस पर चला गया. और मुझे ये वाकई लगता है कि हम लोगों ने और जॉनर्स को तवज्जो नहीं दी है, और अभी भी नहीं दे रहे. अभी भी अगर आप देखिए तो ज्यादा फिल्में रोम कॉम ही बनती हैं. और एक्शन, अभी मौला जट आई, उसके अलावा आई हैवंट सीन अ गुड एक्शन फिल्म कमिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान. बट रोमांटिक कॉमेडीज बहुत आती हैं. हॉरर अगेन हमने बहुत अरसे से नहीं देखी. तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस हॉरर को बहुत साइडलाइन किया हुआ है. और एक अच्छी हॉरर, जब भी आप हॉरर किसी भी एक्टर से, ये हम लोगों ने बहुत फेस किया, जब भी आप पिच करते हैं कि मैं हॉरर फिल्म बना रहा हूं, तो वो हंसते हैं कि यार ये हॉरर नहीं बना सकते हम. ये डिलेमा है, बट यू हैव मेड इट एंड यू हैव मेड योर मार्क एज वेल. आपको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल रही है. लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट. आपने जो कहा है कि मार्च में यू आर गोइंग टू रिलीज इट, तो लिहाजा जो हमें देख रहे हैं आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा. गुलाबो रानी विल बी अवेलेबल फॉर यू टू वॉच फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. हाँ, थैंक यू उस्मान फॉर बीइंग विद अस एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. अच्छा, हम कुछ जॉनरास की अभी बात कर रहे थे कि किस तरह ख़त्म हो गए, तो उसमें मतलब एक्शन भी एक, हॉरर भी एक. पता नहीं क्यों हमें, किसने ये हमें कहा कि हमें सिर्फ रोम कॉम्स एंड आई एम सॉरी वो जो एक भाभी मॉर्निंग शोज होते हैं, किसने कहा कि हमने वही देखना है? और सालों से हम वही कंटेंट देखते गए और लिटरली जनरेशंस जो है ना, उनके दिमाग थोड़े से हिल गए. रोम कॉम फिल्मों पे मैं इतना इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तानी सिनेमा पे मौला जट और सुल्तान रही और एक्शन का ही राज रहा है. एंड एक्शन हैज ऑलवेज वर्कड फॉर द बिग स्क्रीन. बहुत पुरानी, हम उस गैप की बात कर रहे हैं. We are going to talk about HPL PSL season 8 के कल के मैच की. And also the fact that लाहौर कलंदर won, जिसके बारे में बहुत खुशी है, और इतनी अच्छी हमने उसके बारे में बात नहीं की अभी दिल भर के, जो करनी चाहिए. अच्छा जी, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं. सिकू, हाउ आर यू? सिकू, हाउ डिड यू लाइक यस्टरडेज मैच? बताइएगा ओवरऑल कप्तानी परफॉर्मेंस. कप्तानी तो अच्छी थी. हम तो शाहीन से पहले ही इम्प्रेस्ड थे, अब सुपर इम्प्रेस्ड होते जा रहे हैं. नहीं, देखिए कल जो है वो इस लिहाज से भी बहुत अच्छा मेरे लिए था कि मैं अपनी जिंदगी में, मेरा बेटा पहली दफा स्टेडियम गया था. तो वो बड़ा फैसिनेटेड था कि ये स्टेडियम कैसा. और उसकी बेसिक वजह ये थी कि नजम सेठी साहब ने बड़ी रिस्पेक्ट दी और मुझे एक डिसेंट जगह की टिकट दी है जहां मैं अपने बच्चों को ले जा सकूं. उससे पहले प्रीवियस बोर्ड्स ने कभी हमें लिफ्ट ही नहीं कराई. एनीवे, कल के मैच की आप बात कर रहे हो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई. हमें तो कुछ नहीं मिला. आप खरीद सकती हैं, आप खरीद के जाएं. खरीद लेंगे. अब जस्ट ये हमारा मजाक चलता है ना सिकंदर के साथ. कैरी ऑन सिकंदर. अच्छा, नहीं, मैं कल के मैच से पहले ना वो हबीब बैंक वाली जरूर बात करूंगा कि स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो आए थे अली हबीब साहब, बहुत ही जबरदस्त. क्रिकेट इज अ बाइंडिंग फोर्स. मगर उन्होंने 35 साल टीमें चलाई हैं हबीब बैंक ने, जिसमें जावेद मियादाद जैसे लोग, सलीम मलिक, शाहिद अफरीदी इनके हबीब बैंक में थे. तो टाइम कम है, मैच का बता दें कल के, और उसके बाद टीमें बनाते. देखिए, इस वक्त लाहौर कलंदर तो जीत गया, सबसे अच्छी बात है. मुझे क्वेटा पे अफसोस हो रहा है. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्वेटा टीम क्या बना रही है. उनके सारे लड़के
वो सेटल ही नहीं हो रहे। आपने क्वेटा का पूछा था, लाहौर का यही पूछ रहे थे ना कि वाकई क्वेटा पे अफसोस हो रहा है कि क्वेटा क्यों टीम ऐसी बना रही है। मैं मिसाल देता हूँ, सरफराज जो है पहले 3 नंबर पे खेले, फिर 4 पे खेले, फिर वो 5 पे खेले और 2, 3, 4 और फिर आजकल वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आए। उनको समझ में नहीं आता है, वो सेटल्ड ही नहीं है उनकी टीम। नवाज उनके कंप्लीट फेल हो गए जिसकी वजह से उनकी टीम उठ नहीं रही। खूब पता है क्या आज के लिए, सॉरी क्योंकि टाइम इतना ही था, आप कहेंगे इतनी सी देर के लिए बुलाया, लेकिन कल हम ये कसर पूरी करेंगे। हाँ, कल आपसे बात करेंगे। और साथ ही बता दें जी, आज है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।